तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका नए चैप्टर के अंदर, वो भी क्लास 10 बायोलॉजी का। हम लोग का पहला और बहुत लंबा चैप्टर आज जाके खत्म हुआ है। वो था लाइफ प्रोसेस। आई होप आपने वो चैप्टर पूरा अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारे साथ रीड किया होगा। और अब बारी है नए चैप्टर को चालू करने की, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है एज समझना, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और बहुत लोगों को मज़ा भी आता है। और बहुत सारे टीचर्स इन ऑफलाइन क्लासेस तो इसको समझाने में थोड़ा सा झिझकते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे उसको अंडरस्टैंडिंग वे में नहीं लेते हैं, बहुत मजाक तरीके से इसको पढ़ते हैं। बट अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और मजाक में तो उड़ाने वाला चैप्टर है नहीं है। ठीक है, और वो भी क्लास 10 के अंदर है ना, बच्चे तो थोड़ी सी मेच्योरिटी कम रहती है। तो ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में एकदम अच्छे से जो जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए। और यही सिमिलर चैप्टर आपको क्लास 12 में मिलेगा। अगर कोई क्लास 12 के अंदर क्लास 11 में जाकर बायोलॉजी परस्यू करना चाहता है तो ये चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में ये चैप्टर पूरा बहुत डिटेल में है। तो या आपको वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा। चलिए, अब चालू करते हैं अपने इस नए चैप्टर को, और चालू करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, और हमें पता है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल, और दूसरा पढ़ेंगे सेक्सुअल। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी गेव बर्थ टू यंग वंस, वी गेव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हम लोग अपनी जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं अपने यंग वंस। ठीक है, ये बात है जिसके कारण पूरा लाइफ चल रहा है। ठीक है, चालू करते इस चैप्टर को, देखते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या बोला। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैकेनिज्म समझने से पहले रिप्रोडक्शन के कि कैसे रिप्रोडक्शन वर्क करता है, उससे पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा या फिर उसकी लाइफ नहीं चलेगी सही से। ठीक है, तो ये आपको बात समझनी है कि इट इज नॉट मेंटेनिंग योर लाइफ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल मेंटेन योर लाइफ। ठीक है, बट अगर हम बात करें जैसे कि अदर लाइफ प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, वो होना जरूरी है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी जितनी भी लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ कर आए हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट, एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। अगर वो चीज़ ना हो तो लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। बट अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on the process it does not need to stay alive? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन किया गया है इस पूरे पार्ट को कि रिप्रोडक्शन में जो भी एनर्जी यूज होती है, जो भी एनर्जी स्पेंड होती है इन दिस प्रोसेस, वो क्यों चाहिए, हमें क्यों करना ही है वो प्रोसेस, जिसके कारण हम लोग मरने वाले नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग मर नहीं जाएंगे, वी विल स्टे अलाइव। ठीक है, तो इस लॉट्स ऑफ एनर्जी वाले प्रोसेस को हम लोग कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर इसका प्रोबेबल आंसर दिया है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस पॉसिबल आंसर इन दिस क्लास।
ये अपने फ्रेंड सर्कल में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। बट चलिए, वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इफ there were to be only one non-reproducing member of particular kind, it is doubtful that we would notice its existence. अब यहाँ पे मैं इसका एक आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। आई होप अगर आपका भी आंसर मेरे आंसर मैच करता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज यस या नो बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे इधर एग्जिस्ट करना है, ठीक है। अगर जब भी कोई भी सेल अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया होता, ठीक है, या फिर अगर रिप्रोडक्शन हुआ ही ना होता इन दिस अर्थ, ठीक है, तो हम लोग आज होते ही ना, ठीक है। द ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन जैसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हमें जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए बट एग्जिस्टेंस में रखने के लिए चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस में हम लोग रह पाए, ठीक है, हमारी जनरेशन आगे बढ़ पाए, इवोल्यूशन आ पाए, ठीक है, और वेरिएशन आ पाए ऑर्गेनिज्म में, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन। तो आई थिंक दिस विल बी द गुड आंसर फॉर दिस कि हमें एग्जिस्टेंस में रहना है, ठीक है। अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो डाउटफुल होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कोई भी एक एनिमल स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है वो अभी भी है, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अ नोटिस। तो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी एक स्पीसीज को बिलोंग करती है वो नोटिस में आ जाती है क्योंकि दे आर रिप्रोड्यूसिंग। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीसीज? हमें कैसे पता कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने रिप्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, जिसके कारण ये दो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। यूजुअली वी से बिकॉज ऑफ दैट लुकिंग सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बट यहाँ पर बात है दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच सिमिलर टू देम। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया यहीं पर ही कॉन्सेप्ट आता है वेरिएशन का, कि जैसे ही आप रिप्रोड्यूस करते हो तो आप एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हो, उसमें वेरिएशन भी आता है और पेरेंट्स के उसके अंदर कुछ खूबियां भी आ जाती हैं, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखने लगते हैं। जैसे कि हम लोग अपने माता पिता के एग्जैक्ट कॉपी नहीं, बट वी आर हैव सिमिलैरिटीज विद देम, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीजें मैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वाइड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों हम लोग इस एनर्जी वाले प्रोसेस के अंदर टाइम देते हैं, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर रिप्रोड्यूस करने से क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि एग्जिस्टेंस नोटिस में आ जाती है, ठीक है, आप एग्जिस्ट करते हो लाइफ में, ठीक है, और वेरिएशन में भी हेल्प। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आया जो मैंने अभी आंसर किया, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सिमिलर इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, वी ऑल ह्यूमंस हैव 2 ईयर्स, 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ, 2 लेग्स, 2 हैंड। तो ये हमारा बॉडी डिजाइन क्या है, सिमिलर है, बट डू वी लुक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर? नहीं, वो पता है क्योंकि वो डीएनए का फर्क है, ठीक। अब इफ body designs are to be similar, the blueprints for this design should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design. अब देखिए हो क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर बॉडी सिमिलर है, बॉडी डिजाइन सिमिलर है, तो इट मीन्स जो भी ब्लूप्रिंट है अपने डिजाइन का, इस डिजाइन का, बॉडी डिजाइन का, वो भी सिमिलर होगा। हाँ, सिमिलर है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बेसिक लेवल के क्या है, बेसिक लेवल पे मतलब गेमीट लेवल पे, कि हम लोग पता है कि गेमीट का फ्यूजन होता है,
इन दिस प्रोसेस, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का रिप्रोडक्शन होता है। तो वहां पर अगर हम जाए तो जो गैमेट के अंदर हमारा ब्लूप्रिंट पूरा है बॉडी डिजाइन। तो अगर क्लास 9th में हमें याद है, वी लर्न दैट chromosomes in the nucleus of the cell contain information of the inheritance of the feature of the from parents to next generation in the form of DNA molecules। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर सेल है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम के अंदर। तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए, ठीक है, जो कि पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और डीएनए जो कि सेल न्यूक्लियस का होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन। उनके पास प्रोटीन बनाने का सोर्स है और उसी के अंदर इंफॉर्मेशन भी। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल मेक। तो अगर वो डिफरेंस आ गया उस प्रोटीन के अंदर तो पूरा इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी डिजाइन में अल्टर हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही डीप है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या है। तो वी हैव क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अब होता क्या है कि जब भी रिप्रोडक्शन के समय होता है, जो भी गैमीट्स मिलते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स इन पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वही आपस में आपके मिलते हैं। पता है सेक्स क्रोमोसोम आपका फॉर मेल होता है XY और इन फीमेल होता है XX, ठीक है। ये सब हम लोग ने बेसिक पढ़ा है क्लास 8 में, ठीक है, फिर से रिकॉल हो जाएगा आपको। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ये एक टाइप का सेल है, ठीक है, सॉरी, ये आपका क्रोमोसोम है जो कि आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अभी कंटेन क्या कर रहा है? अब ये हर एक क्रोमोसोम डीएनए को कंटेन कर रहा है। अब डीएनए के अंदर क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं मिलकर? हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है, हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। यहाँ पे वही बात बोली गई, अगर ये प्रोटीन में अल्टरेशन आया, अगर ये प्रोटीन में कुछ अल्टरेशन आया तो इंफॉर्मेशन में भी अल्टरेशन आएगा, मतलब इंफॉर्मेशन चेंज होगी। इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो आपका बॉडी डिजाइन भी चेंज होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। अल्टरेशन इन डीएनए, अल्टरेशन इन डीएनए लीड्स टू वेरिएशन और वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, ठीक है, वेरिएशन के कारण ही इवॉल्व हुए हम लोग। Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of a DNA copies। अब रिप्रोडक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम डीएनए कॉपीज बना सके। हमारे जो भी हम लोग अपने माता पिता के सिमिलर इसलिए दिखते क्योंकि उनका डीएनए है हमारे अंदर, ठीक है, वी हैव डीएनए ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है, तो उनका डीएनए कॉपी हमारे में हुआ है, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन आगे करेंगे तो हमारा डीएनए हमारे ऑफस्प्रिंग में कैरी होगा। तो ऐसे ही जनरेशन बाय जनरेशन कैरी होता है। किसी एक जनरेशन के अंदर अगर प्रोटीन चेंज हो गया, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया, डिसिमिलर हो गया, तो बॉडी डिजाइन अलग हो जाएगी, तो एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। अब वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस करेगा तो उसी ऑर्गेनिज्म का आगे जनरेशन बढ़ेगा। तो ऐसे ही तो हुआ है। हम लोग पहले क्या थे, एप एप कैटेगरी में आते थे ना हम लोग, ठीक है, वी वर लुकिंग लाइक एप। अब वेरिएशन हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, तभी हम लोग आज इस ह्यूमन फॉर्म में है, ठीक है। तो सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। अब सेल क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके अंदर वो डीएनए कॉपीज बनाता है। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। जो भी रिप्रोड्यूसिंग सेल है उसके अंदर दो कॉपीज डीएनए की बन जाती है, एंड दे विल need to be separated from each other, however keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out तो would not work, ठीक है। तो because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process, therefore DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively a cell divides to give rise to a new cell। अब हो क्या रहा है, ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए की जब कॉपीज बन रही हैं तो एक कॉपी आपके ओरिजिनल सेल में रहता है और एक कॉपी आपका
दूसरे जो भी सेल आपका डिवाइड हुआ है उसके अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही जो भी डीएनए के कॉपीज बनते हैं उसके लिए एक अलग से एक और सेलुलर स्ट्रक्चर बनना पड़ता है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर दो डीएनए कॉपीज नहीं रह सकती, उसको सेपरेट आउट होना ही पड़ेगा। सेपरेट आउट होने के लिए वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है फिर से। तो उसी को हम लोग एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही बोल रहे हैं ना, कि सेल डिवाइड हो जा रहा है दो में। ठीक है, these two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? बट वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ऑन हाउ एक्यूरेट द कॉपिंग रिएक्शन। अब ये आइडेंटिकल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड इसलिए करता है, इस पे करता है कि क्या वो डीएनए कॉपीज एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे के। डीएनए कॉपी हुआ है, जो रिएक्शन हुआ है वो एग्जैक्ट हुआ है। अगर एग्जैक्टली हुआ है तो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा अलग होगा स्ट्रक्चर। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड that the process of copying DNA will have some variation each time. ठीक है। अब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है इस डीएनए कॉपिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, देयरफॉर ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग का वो हर बार एक वेरिएशन लेकर आ रहा है। ठीक, हर समय एक छोटा छोटा वेरिएशन आ रहा है जिसके कारण आगे जाकर वो इवॉल्व। As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. ठीक है, सिमिलर हो सकता है बट एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होगा। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी so drastic that the new DNA copy cannot work with cellular apparatus. It's inherent. अब कभी कभी ये वेरिएशन इतना ड्रास्टिक हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा हो जाता है जिसके कारण जो नई डीएनए कॉपीज हैं वो भी वर्क नहीं करती है जो कि इनहेरिट हुई है दूसरे सेल में। ठीक है, सच न न्यू बॉर्न विल सिंपली डाई। वो जो न्यू बॉर्न पैदा होगा जिसके अंदर कंप्लीटली न्यू डीएनए है, जो भी डीएनए इनहेरिट हुआ था उससे ज्यादा इतना बड़ा अगर वेरिएशन आ जाता है तो वो जो न्यू बॉर्न सेल होगा वो मर जाएगा, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल बी many other variation in the DNA copies that would not lead to such drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency of variation during reproduction in the basis for evolution is the basis for evolution. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम वही अगर दूसरी बात करें कि वेरिएशन हुआ है डीएनए कॉपी के अंदर पर वो इतना ड्रास्टिक नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो सेल सरवाइव कर जाए और डिफरेंट होगा दूसरे डीएनए से। ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगा ही, क्योंकि उसका थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो ये क्या करता है कि जो भी इनबिल्ट टेंडेंसी है डीएनए कॉपिंग में, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो भी डीएनए कॉपी हो रहा है उसके जो भी वेरिएशन आ रहा है वो एक बेसिस रखता है, एक नींव रखता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, इस पार्ट को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग आगे जाकर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वेरिएशन से हुआ है। वेरिएशन कैसे आया है, डीएनए कॉपिंग और रिप्रोडक्शन की वजह से आया है। तो रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो इस पूरे चैप्टर का यही एक मूल मंत्र है। ठीक है, ये और आगे आने वाले दूसरे चैप्टर मैं क्या बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन इंपॉर्टेंस, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो तब तक के लिए बाय।